नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाइयां दे दूं कि हम सब लोगों ने मिलकर के जो सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम में हम लोगों को सफलता मिली है। सरकार ने आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम डेट है उसकी 15 दिसंबर डेट डिसाइड की है। तो दोस्तों, जो हमारा आंदोलन था वो अपने एक नतीजे पर पहुंचा है, जिसकी मैं आप सब लोगों को बधाइयां देता हूं। लेकिन दोस्तों, अब आप लोग एक चीज और है कि अपनी कमर कस लीजिएगा, क्योंकि अगर आप आज देखोगे तो आज से लगभग 100 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इन 100 दिन अपने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में काउंट करते हुए एग्जाम की तैयारी कीजिए, जिससे आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों, आज की जो मेरी क्लास है वो शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के ऊपर है। हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर पिछली क्लास में हर्यक वंश को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मगध ने पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में यानी पूर्वी भारत के क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया और एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। इसमें हम लोगों ने हर्यक वंश को पढ़ लिया था। और दोस्तों, मैंने आपको यह बताया था कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। मैं यहां लिख देता हूं, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। और दोस्तों, नागदशक का ही एक अमात्य था शिशुनाग, और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित की। तो इस तरीके से हम देखें तो पूर्वी भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर के उभरा मगध, वहीं मध्य भारत में और पश्चिमी भारत की हम लोग बात करें तो इस पश्चिमी भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर के उभरा था अवंती। तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो था शिशुनाग। दोस्तों, हम सब लोगों को पता है कि अजातशत्रु के शासन काल के दौरान ही अवंती लगातार मगध पर आक्रमण की धमकी दे रहा था। दोस्तों, जिन लोगों को यह नहीं पता वो मेरी पिछली क्लास को देख सकते हैं। पिछली क्लास का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहां से उस क्लास को देख सकते हैं, जिससे आपका लिंक यहां पर अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा और आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जिस समय मगध का शासक अजातशत्रु बना था, उस समय से ही ये जो अवंती है, ये अवंती लगातार मगध पर आक्रमण की धमकी दे रहा था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मगध और अवंती के बीच में एक राज्य अवस्थित था जिसका नाम था वत्स। यह वत्स महाजनपद था और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि अगर यह अवंती के साथ मिल जाता तो मगध को भारी नुकसान पहुंचा सकता था, और अगर यह वत्स जो है मगध के साथ मिल जाता तो अवंती को बहुत भारी नुकसान युद्ध में पहुंचा सकता था। तो अजातशत्रु ने इन वत्स महाजनपद का समर्थन मगध को प्राप्त करने के लिए अपनी बेटी का जो विवाह था वो वत्सराज उदयन के साथ किया था। लेकिन अजातशत्रु के शासनकाल में अवंती और मगध का युद्ध नहीं हो सका। उसके बाद अजातशत्रु का बेटा उदयन मगध का शासक बना, लेकिन उसके शासनकाल में भी अवंती और मगध का युद्ध नहीं हुआ। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ये तीनों हर्यक वंश के शासक बने, लेकिन उनके शासनकाल में भी अवध और अवंती का युद्ध आपस में नहीं हो सका था। दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो हर्यक वंश का शासक था नागदशक, उसकी हत्या उसके ही एक अमात्य ने कर दी जिसका नाम था शिशुनाग।
और इस तरीके से शिशुनाग ने मगध पर शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित की। दोस्तों, इस शिशुनाग के शासनकाल की दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनमें सबसे पहली घटना है मगध की राजधानी राजगृह से वैशाली स्थानांतरित करना। दोस्तों, अभी तक जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह होती थी, लेकिन इस शिशुनाग ने राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके वैशाली कर दी। इसका रीजन क्या था, इस बात को आप लोग मेरी समझना ध्यान से। अजातशत्रु ने बज्जी संघ को विजित किया था और अजातशत्रु को लगभग 16 वर्ष का समय लगा था इस बज्जी संघ को जीतने में, और इसकी राजधानी थी वैशाली। लेकिन अजातशत्रु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, वो पूरे तरीके से बज्जी संघ पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं हो सके थे। तो जब नागदशक की मृत्यु हो गई और उसके बाद शिशुनाग वंश का शासक शिशुनाग मगध का शासक बना, तब उस समय यह जो बज्जी था यह लगातार मगध के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगा पड़ा था। तो इन बज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी थी वो राजगृह से स्थानांतरित करके वैशाली कर दी, ताकि इन बज्जियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दोस्तों, दूसरी इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना अवंती राज्य को युद्ध में हराना था। ध्यान रखना दोस्तों, अवंती और मगध का जो युद्ध हुआ वो शिशुनाग के शासनकाल के दौरान हुआ, और शिशुनाग ने इस अवंती राज्य को युद्ध में हराकर मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। और जब तक मगध साम्राज्य रहा तब तक यह अवंती जो था वो मगध साम्राज्य का अंग बना रहा। तो शिशुनाग के शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी अवंती को युद्ध में हरा देना। दोस्तों, शिशुनाग के बाद इसका जो बेटा था जिसका नाम था कालाशोक, यह मगध का शासक बना। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसका जो नाम है वो काकवर्ण भी मिलता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कालाशोक को जो दूसरा नाम था वो था काकवर्ण। काकवर्ण के नाम से भी मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह हो सकता है इसका जो रंग था वो बहुत ज्यादा काला हो और इसी वजह से इसका नाम काकवर्ण रख दिया। काक का मतलब होता है कौवा और वर्ण का मतलब होता है रंग। तो हो सकता है कोले जैसा यानी कोय जैसा काला हो और इसी वजह से इसका नाम काकवर्ण रखा गया। तो दोस्तों, शिशुनाग के बाद ये कालाशोक जो था वो मगध का शासक बना। इसी के शासनकाल के दौरान वैशाली में दूसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया गया। तो जो दूसरी बौद्ध महासंगीति थी उसका आयोजन कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ और इसका आयोजन किया गया था वैशाली में, क्योंकि इसकी राजधानी वैशाली थी। और दोस्तों, इस बौद्ध महासंगीति के जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी को नियुक्त किया गया। इस संगीति की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना।
कालाशोक के शासनकाल के दौरान जो मगध की राजधानी थी वैशाली, उसके बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म के कुछ नए नियम बना लिए थे। और दोस्तों आपको पता है कि कालाशोक के शासनकाल के दौरान लगभग संपूर्ण उत्तर भारत मगध साम्राज्य का अंग बन चुका था। तो वैशाली के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने अपने कुछ नए नियम बना लिए थे, जबकि अवंती के रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे वो परंपरागत बौद्ध भिक्षु थे और वो इन नियमों का कड़ा विरोध करते थे। तो जब हुआ क्या कि जब कालाशोक के शासनकाल के दौरान दूसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया गया, तो अवंती के बौद्ध भिक्षुओं में और वैशाली के बौद्ध भिक्षुओं में आपस में विवाद हो गया। और इस विवाद के परिणाम स्वरूप जो हमारा बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग कहलाया महासंगिक और दूसरा भाग कहलाया स्थाविर। दोस्तों स्थाविर उनको कहा गया जो बौद्ध धर्म के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे, और महासंगिक उनको कहा गया जो बौद्ध धर्म में नए नियम आ गए थे उनका पालन करते थे। तो दोस्तों दूसरी बौद्ध महासंगीति में ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया। और जब चौथी बौद्ध महासंगीति हुई दोस्तों, तो यहीं से हीनयान और महायान शाखा का जन्म हुआ है। स्थाविर से हीनयान शाखा का जन्म हुआ और महासंगिक से महायान शाखा का जन्म हुआ है। तो दोस्तों दूसरी बौद्ध महासंगीति से ही बौद्ध धर्म में विवाद हो गया था और वहीं से बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया है। और हीनयान महायान शाखा के बाद तो दोस्तों इसके 18 संप्रदाय और बने हैं बौद्ध धर्म के। तो यह था दोस्तों शिशुनाग वंश। और अब हम लोग बात करते हैं नंद वंश के बारे में। दोस्तों महापदानंद ने नंद वंश मगध पर नंद वंश की सत्ता स्थापित की। यानी मगध में जो नंद वंश का शासन था वो महापदानंद के द्वारा स्थापित किया गया। महापदानंद ने अंतिम शिशुनाग वंश के शासक को हरा करके नंद पर यानी मगध पर नंद वंश की सत्ता स्थापित की। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापदानंद था। दोस्तों ये जो नंद वंश के शासक थे वो जाति से शूद्र थे और जैन धर्म के अनुयायी थे। महापदानंद इस नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसी के शासनकाल के दौरान नंद वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। दोस्तों महापदानंद ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को मगध साम्राज्य का अंग बनाया और कलिंग से जिनकी प्रतिमा को ला करके मगध साम्राज्य में स्थापित किया। इसके अलावा जो महापदानंद था उसको दूसरे परशुराम की संज्ञा दी जाती थी। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापदानंद के मित्र थे। लेकिन दोस्तों महापदानंद के बाद जो भी नंद वंश के शासक बने वो अत्यधिक कमजोर साबित हुए। इस नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। और दोस्तों इसी धनानंद के शासनकाल के दौरान भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह जो धनानंद था इसकी सेना में सैनिकों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा थी और इसी कारण सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। लेकिन यह जो धनानंद था यह अपनी प्रजा में अत्यधिक अलोकप्रिय शासक था
यह क्या करता था, अपनी प्रजा पर तरह तरह के कर लगाता था और कर से जो राजस्व इसको प्राप्त होता था उसका उपयोग प्रजा की भलाई के लिए ना करके यह अपने राजकोष को बढ़ाने में करता था। और इसी वजह से प्रजा में इस धनानंद के खिलाफ अत्यधिक असंतोष था और इसी असंतोष का लाभ उठा करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धनानंद को युद्ध में हराया और मगध पर मौर्य साम्राज्य की सत्ता स्थापित की। तो दोस्तों इस तरीके से मगध पर मौर्य साम्राज्य की सत्ता स्थापित हुई और नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसका पतन हो गया। तो दोस्तों यह था आपका नंद वंश। अब दोस्तों आप लोग एक बात मुझे सोच करके बताइए कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और ईसा की 4वीं ईस्वी तक आते आते लगभग 200 साल के अंदर इस संपूर्ण उत्तर भारत पर मगध साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो गई। तो दोस्तों इस मगध साम्राज्य के इस विस्तार के कारण क्या थे? मेंस परीक्षा में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मगध साम्राज्य था वो ईसा पूर्व 4वीं सदी का सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर के उभरा था। इस साम्राज्य के उत्कर्ष के उत्तरदायी कारण क्या थे, इस पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ये इतना बड़ा जो साम्राज्य था जो लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में फैला हुआ था, इसके उत्कर्ष के उत्तरदायी कारण क्या थे? तो आप लोग ध्यान रखना, किसी साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता, कई सारे कारण उत्तरदायी होते हैं, तब जाकर के कोई साम्राज्य विशाल बनता है। तो दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे उत्तरदायी कारण क्या थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत की भौगोलिक स्थिति से परिचित हों तो भारत में लोहे की खान या तो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है या फिर जहां पर मगध था, झारखंड पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लोहे की खान पाई जाती है। दोस्तों इन 16 महाजनपदों में एक अवंती और दूसरा मगध, ये दो राज्य ऐसे थे जिनके पास लोहे की खानें थीं। मगध राज्य के पास तो लोहा बहुत आसानी से उपलब्ध था और इसी वजह से इस मगध राज्य ने अपनी सेना के लिए लोहे के बने हुए आधुनिक हथियार बनाए और इन हथियारों के दम पर मगध की जो सेना थी वो अपराजित बन गई। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि इस मगध साम्राज्य के पास मगध जनपद के पास लोहे की खानें थी। जिससे लोहा आसानी से उपलब्ध था। इस लोहे से मगध की सेना को आधुनिक हथियार प्राप्त हुए। तो दोस्तों पहला कारण तो यही था कि मगध शासकों के पास लोहा आसानी से उपलब्ध था, जिसके कारण वो आधुनिक हथियार बनाने में सफल रहे। एक दूसरा कारण मैं आपको और बता दूं। दोस्तों पूरे उत्तर भारत को आप लोग देखो तो उत्तर भारत की अगर मैं भौगोलिक परिस्थिति की बात करूं तो उत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और जो झारखंड का क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र जिसमें मगध साम्राज्य था, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। दोस्तों मगध की कृषि उत्पादकता अधिक थी
और इसी वजह से किसानों को अपना भरण पोषण करने के बाद काफी मात्रा में अनाज बच जाता था और इस अनाज को सरकारी राजकोष में जमा कर दिया जाता था, जिसे फाजिल अनाज हम लोग कहते हैं। इस अतिरिक्त या फाजिल अनाज के दम पर ही जो मगध राज्य था वो बड़ी और विशाल सेना का रखरखाव कर सका। तो दूसरा कारण दोस्तों यही था कि जो मगध राज्य था वो आर्थिक रूप से संपन्न था, क्योंकि मगध के पास जो कृषि उत्पादकता थी वो अधिक थी, उपजाऊ भूमि थी। तो दूसरा कारण दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं, मगध साम्राज्य में कृषि उत्पादकता अधिक थी। जिसके कारण मगध राज्य बड़ी सेना का रख रखाव कर सका। दोस्तों तीसरा क्या कारण था, आप अगर मगध की सेना को देखो तो मगध की सेना में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बाकी किसी अन्य जनपद के पास हाथियों की संख्या नहीं थी। वजह क्या थी, अगर हम आज भी देखें तो भारत में असम जो राज्य है वहां भारी संख्या में हाथी पाए जाते हैं। तो इस मगध राज्य को पूर्वोत्तर राज्य के जंगलों से हाथी प्राप्त होते थे और इन हाथियों को सेना में शामिल करके सेना को शक्तिशाली बनाया गया था। दोस्तों ये हाथी युद्ध के समय दुश्मन देश की सेना को या दुश्मन राज्य की सेना को खदेड़ देते थे और इसी वजह से मगध की सेना एक शक्तिशाली सेना बनकर के उभरी थी। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो यही था कि मगध राज्य के पास सेना में हाथियों की संख्या अधिक थी। और दोस्तों एक चौथा और महत्वपूर्ण कारण था, मगध की दो राजधानियां थी, एक राजगृह और दूसरा पाटलिपुत्र, और दोनों ही प्राकृतिक रूप से अभेद दुर्ग थी। यानी प्रकृति ने ही इनका बनावट इस तरीके की बनाई थी कि इनको पार करना बहुत मुश्किल था। जो राजगृह था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इसी वजह से दुश्मन देश की सेना का इस पर आक्रमण होना लगभग असंभव था। इसी तरीके से पाटलिपुत्र यह गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित था और गंगा और सोन नदी के तट पर भी नदी मार्ग से पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना संभव नहीं था। तो दोस्तों प्राकृतिक रूप से ये दोनों राजधानियां अभेद दुर्ग बनी हुई थी और इस कारण भी मगध राज्य को जीतना संभव नहीं हो सका और यही कारण था कि लगभग 200 साल के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे उत्तर भारत पर मगध साम्राज्य की सत्ता स्थापित हुई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आप लोगों ने शिशुनाग वंश, नंद वंश और मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे आज इस टॉपिक को पढ़ा। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले ईरानी आक्रमण और उसके बाद सिकंदर का आक्रमण भारत पर पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।